नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम टारगेट वैश के मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ से बनने वाले फैक्ट आपको समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए हम आज के टॉपिक बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के कैसे हुआ, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए देख लेते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी शासन का उदय कैसे हुआ, यहाँ से कैसे फैक्ट आपके बन सकते हैं। तो पहला फैक्ट आपका क्या है कि भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध था। यानी जब अंग्रेजों की अगर कोई पहली राजधानी अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ बनाई थी तो आपका जो था वो आपका पश्चिम बंगाल था। यानी पहले ही आपका अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका बंगाल का इतिहास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। वहीं से आपके मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला हो गए और आपका क्लाइव लाइड, ये सभी आपके बंगाल से ही रिलेटेड थे। और उस सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल में ही अपनी फैक्ट्रियां और बाकी चीज़ें इस्टेब्लिश की और वहीं से आपका उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक के शासन संचालित करते थे। अब दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई थी तो 1651 में अपनी पहली कोठी शाह सूजा की अनुमति के उपरांत वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है आपका कि मुर्शीद कुली बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था। तो आप क्या कहेंगे कि आपका मुर्शीद कुली खां जो था वो बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने अपना बंगाल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया था। तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करके ले गया था। आगे देख लेते हैं मुर्शीद कुली खान से संबंधित और कौन से फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया और किसानों को तकावी यानी अग्रिम कृषि ऋण टैक्स प्रदान किया था। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि मुर्शीद कुली खान ने किस प्रथा का प्रारंभ किया था तो आपका इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ मुर्शीद कुली खान ने किया था। इजारेदारी प्रथा यानी इसको क्या कहा जाता है तो इसको ये ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी इजारेदारी प्रथा को पश्चिम बंगाल में जाना जाता था। इसके अलावा मुर्शीद कुली खां के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। यानी क्या हुआ, बंगाल का वो नवाब मुर्शीद कुली खां के बाद में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। तो ये फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट है। और शुजाउद्दीन के पश्चात यानी शुजाउद्दीन जो कि आपका मुर्शीद कुली खां का दामाद था, उसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा तो सरफराज खां उसके पश्चात बंगाल का यानी तीसरा नवाब आपका बना तो ये फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बंगाल का नवाब बन गया। यानी क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खां के बाद में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना और शुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। और अली वर्दी खां जो कि बिहार का सूबेदार था, उसने 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बंगाल का अंतिम रूप से क्या बन गया, नवाब बन गया। इसके अलावा इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। यानी बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में माना जाने लगा तो सरफराज खां के शासनकाल में अली वर्दी खां के यानी अली वर्दी खां के समय में आपका बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से फैक्ट आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो अली वर्दी खां जो कि बहुत ही फेमस बंगाल का नवाब था, उसके समय उसने अंग्रेजों के लिए
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका शब्द कहे थे जो कि अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। उसने क्या कहा था, यूरोपियों की तुलना किससे की थी और क्या कहा था? तो उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और उसने ये कहा था यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये कई बार परीक्षाओं में जो है ये वाक्य कथन इनका जो है अली वर्दी खां का पूछा गया है। तो इस फैक्ट को अच्छे से, इसके कथन को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी हो सकता है इस बार भी परीक्षा में देखने को आपका मिल जाए। इसके अलावा देख लेते हैं कि और कौन से फैक्ट अली वर्दी खां से संबंधित हैं। तो अली वर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। यानी मुगल क्या था, उस समय संपूर्ण भारत में शासन कर रहे थे और मुगलों को जो है टैक्स देना किसने बंद कर दिया अपने समय में? तो अली वर्दी खां ने मुगलों को जो है जो वार्षिक या टैक्स होता था उसको देना अली वर्दी खां ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके अलावा अली वर्दी खां की मौत के पश्चात कौन जो है बिहार की गद्दी पर बैठा नवाब बना? तो अली वर्दी खां की मौत के पश्चात उसका दामाद का बेटा यानी शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। यानी शुजाउद्दौला जो है बंगाल का नवाब, ये बहुत फेमस है। यहाँ से ब्लैक होल की घटना और सिराजुद्दौला सहित आपका जो है क्लाइव लाइट, यहीं से जो है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाल में जो है अंग्रेजों के उदय यानी अली वर्दी खां के समय के बाद से जो है शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला हो गए, मीर जाफ़र हो गए, इन सब का अत्यंत योगदान है। इस प्रकार से जो है ये चैप्टर अत्यंत ही उपयोगी आपके लिए है। तो इसको फैक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी शुजाउद्दौला द्वारा सन 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना आपकी 20 जून सन 1756 की रात को घटित हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेजों को जो है शुजाउद्दौला यानी बंगाल के नवाब ने जो है कैद करवा दिया था। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक मात्र जो है ब्लैक होल की घटना में प्रत्यक्षदर्शी कौन बचा था? यानी J.Z. हॉलवेल नाम का कोई अंग्रेज था, वो जो है इस घटना में इकलौता बचा था। तो उसने इस घटना को पूरा जो है देखा था और बाद में उसने इस घटना के बारे में जो है अपनी बुक में या किताब में लिखा होगा। इसके अलावा प्लासी का युद्ध जो है बड़ा फेमस है आपका, ये अक्सर एग्जाम में आधुनिक भारत के तहत यानी बंगाल का परीक्षा में देखने को मिलता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था। तो ये जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति मीर जाफ़र था। यानी ये मीर जाफ़र कौन था? तो मीर जाफ़र को जो है भारत के इतिहास में गद्दार के नाम से जाना जाता है। इसने जो है क्लाइव लाइड की तरफ जो है मुखबिरी करके जो है शुजाउद्दौला को बंदी बनाकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। तो यानी देखा जाए तो सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र जो कि उसका गद्दार सेनापति था, ने जो है अंग्रेजों की काफ़ी हेल्प की थी। तो इस प्रकार से यानी क्या है, अब यहाँ पे वही पॉइंट आपका आ रहा है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण जो है सिराजुद्दौला को जो है बंगाल से हाथ धोना पड़ा था और आखिरी में उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया था बंदी बनाकर। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, जिसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी क्या की दे दी थी। यानी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ जब गद्दार मीर जाफ़र ने दिया था, जिसकी वजह से जो है आपका सिराजुद्दौला जो है लड़ते हुए शहीद हो गया और उसको जो है अंग्रेजों ने बाद में खुश होकर क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को जो है 24 परगना की जमींदारी प्रदान कर दी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं इसमें कि मीर जाफ़र यानी अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को भी जो है बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ था। मीर कासिम
अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य यानी क्या हुआ, वो जो है बंगाल का नवाब हुआ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। यानी ये क्वेश्चन बार बार आपका परीक्षाओं में देखने को मिला है कि मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की थी। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। तो यहाँ से भी फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा रिपीट करके। इसके अलावा और देख लेते हैं। अब आता है बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। तो बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यानी तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ये यानी क्या है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसके युद्ध में? तो आपका बक्सर के युद्ध में। फिर क्या होता है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। यानी बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक था, जिसमें जो है आपका अवध का नवाब और आपका बंगाल के नवाब, इसके अलावा जो है आपका अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है भारत की तीनों सेनाओं की हार हुई थी। और इसी निर्णायक युद्ध के पश्चात यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। अब क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक लागू रहा? तो बंगाल में द्वैध शासन आपका 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहा। इसको लागू किसने किया था? इसे वास्तव में द्वैध शासन कहा जाता है। और द्वैध शासन को 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन द्वैध शासन का पूछ लेता है कभी कोई पेपर में आपका कि भारत में सर्वप्रथम बंगाल यानी बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन किसके द्वारा कब लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 से 1772 में बंगाल में लागू किया गया था। और 1772 में भारत के पहले जो है गवर्नर आपका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपके जो है बंगाल में भारत के उदय से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आप देख लेते हैं बंगाल के नवाबों का संक्षिप्त परिचय कि किस प्रकार से जो है बंगाल में कौन कौन से आपके नवाब हुए हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो पहले अगर बंगाल के नवाब की बात करें तो पहला नवाब आपका मुर्शीद कुली खां था, दूसरा आपका शुजाउद्दीन था, तीसरा आपका सरफराज खां था, चौथा आपका अलीवर्दी खां था, पांचवा आपका सिराजुद्दौला था, छठा आपका मीर जाफ़र था, सातवां आपका मीर कासिम था, आठवां आपका मीर जाफ़र था। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका नवा कौन था? निज़ाम उद्दौला था। फिर 10वां आपका सैफुद्दौला और फिर मुबारकुद्दौला आपके, यानी टोटल देखा जाए तो आपके बंगाल में 11 नवाब हुए जिनका कार्यकाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हमने बंगाल के में जो है कंपनी के उदय और बंगाल के नवाबों का वर्णन के बारे में जाना है। तो ये आपका आज पार्ट 1 इसका हमने पढ़ाया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से पढ़ तैयार कर लीजिएगा। कल अब इसी चैप्टर से हम आपका भाग 2 पढ़ाकर फिर उसको हम पूरी तरह से थ्योरी को समझा देंगे। इस प्रकार से आपको आज ये पहला और कल इसका जो है सेकंड पार्ट आपको वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट बैच पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए। और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।